Hi, good afternoon, everybody. We are resuming our project AI-powered risk assessment for financial compliance. ठीक है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि हमने IBM AML डेटा सेट हम कंसिडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, और उसमें से हमने हाई स्मॉल ट्रांस डॉट सी एस वी अभी हाई से रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाई मनी लॉन्ड्रिंग यूज केसेस हैं उसके अंदर। ठीक है, ओवरऑल जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है। ठीक है, अराउंड 500 MB का ओवरऑल डेटा सेट है, जिसमें अराउंड 5 मिलियन ट्रांजैक्शन हैं। ठीक है, आगे हमारे पास इसमें एक मीडियम लार्ज दो और टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स अवेलेबल है जो कि जीबीज में है। एक आई थिंक 10 GB है, एक आई थिंक 5 GB है, 17 GB के आसपास है, विच विल हैव मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो पहले हम एक स्मॉल डेटा सेट के ऊपर अपनी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जब हम एआई मॉडल की ट्रेनिंग कर लेंगे और एक बार उसकी एक्यूरेसी वगैरह चेक कर लेंगे, तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए फिर हमें ज्यादा डेटा की जरूरत होगी, तब हम मीडियम और लार्ज डेटा सेट को यूज करके उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास जो IBM AML डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस का जो डेटा सेट है उसमें अराउंड 11 कॉलम्स हैं और हमारे पास 5 मिलियन रोज है। और पिछले सेशन में हम बात कर भी चुके हैं, मैंने डिस्प्ले भी किया था यूजिंग गूगल बिग क्वेरी। जो एक सैंपल डेटा हमारे पास था वो मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था गूगल कोलैब के ऊपर। बट विल स्टार्ट अगेन टुडे। ओके, लेट्स से रन ऑल। ठीक है, हम डेटा सेट हमने रीड कर लिया। करेंटली ऑन माय मशीन द डेटा सेट इज अवेलेबल इन दिस डायरेक्टरी सी यूजर्स होम डाउनलोड्स हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट CSV। ठीक है, और जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वहां पे भी हमारे पास हमने मेंटेन कर रखा है सारा डेटा सेट का इंफॉर्मेशन। ठीक है, IBM AML डेटा सेट फ्रॉम Kaggle you can download in case if anybody doesn't have the data set now। अब हमें करना क्या है, एक बार ये डेटा सेट बिगिन करने से पहले एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट वी विल डू। ऑब्जेक्टिव है हमारा AI पावर्ड रिस्क असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल कंप्लायंस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमें बिल्ड करना है। ओके, अब इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक एंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसमें हमें कंप्लायंस डिस्कवरी से लेकर के, ठीक है, हमें गवर्न्ड प्रोडक्शन ऑपरेशंस तक प्रोडक्ट बिल्ड करना होगा। ठीक है, यानी जब हम ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस और कंप्लायंस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं। जो हम प्रोडक्ट बना के देंगे वो बैंक्स के लिए हम टिपिकली बना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो जो लार्ज IT प्लेयर्स हैं जैसे कि TCS, इन्फोसिस, ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट सेगमेंट है वो बैंक्स है। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, BFSI हम बोलते हैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी किया था जहां पे मैंने TCS की एनुअल रिपोर्ट एवेल्युएट की थी। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि अराउंड, मैं आपको रिपोर्ट शो भी करता हूँ कि क्यों ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग यू टू लिंक्डइन एंड लेट मी जस्ट शो यू, अलाउ मी अ मिनट। सो मैं आपको शो करता हूँ। जो लास्ट एनालिसिस किया था मैंने, इन दैट लास्ट एनालिसिस हियर इज एन इमेज फॉर योर रेफरेंस। आप लोग भी इस पोस्ट को जाके गो थ्रू करना। ठीक है, यू विल ऑल्सो गेट टू हैव अ लॉट मोर क्लैरिटी। ठीक है, और भी आगे हम डिस्कशन करेंगे इसमें। पहले मैं इमेज डिस्प्ले करता हूँ, उसके बाद में फिर आप इसको रिव्यू करना। ओके,
आई थिंक थोड़ी इमेज की क्लैरिटी यहाँ पे थोड़ी हल्की कम आ रही होगी, बट स्टिल आप ऑब्जर्व तो कर पाओगे। ठीक है। सो मान लो ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है। और ये टीसीएस का ओवरऑल रिजल्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रोजेक्ट। सो टीसीएस ने इस क्वार्टर में 72,274 का बिजनेस किया। ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने टीसीएस की एनुअल रिपोर्ट से फेच की है। सो टीसीएस ने क्वार्टर वन में फाइनेंशियल ईयर 27 में 72,275 करोड़ का बिजनेस किया। ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस इसने किया वो नॉर्थ अमेरिका में किया। अराउंड 48.3% शेयर ऑफ दिस ओवरऑल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये मैं भी आप लोगों को क्यों बताना चाह रहा हूं, बिफोर कि हम ये कंप्लायंस के प्रोजेक्ट को कोडिंग वगैरह स्टार्ट करें, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है या कितनी जरूरत है। एंड टीसीएस इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन्फोसिस का भी देखेंगे तो भी इसी रेंज का रेवेन्यू वो भी कर रहा है, यही मार्केट सेगमेंट से वो टारगेट कर रहा है। और भी जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं, जो भी टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एमएनसीज हैं, Deloitte, TCS, Infosys, various other organizations, national and international, जहां पे हमें जेन एआई इंजीनियर्स की जरूरत है या एआई इंजीनियर्स या एआई एजेंट बिल्डर्स की जरूरत है, उनको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें बनाना प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए है। ठीक है। तो वो इनसाइट मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि अभी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं जहां से इतना पैसा बिल्ड हो रहा है, उसमें सबसे पहली इंडस्ट्री जो है वो बीएफएसआई है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। उसके अलावा फिर हेल्थ केयर, रिटेल, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि यूके में अराउंड 17% का धंधा किया, अराउंड 12,431 करोड़ का बिजनेस किया। यहां पे भी जो मेजर इंडस्ट्री है जहां से ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा बना रही है वो बैंकिंग है या इंश्योरेंस है। ठीक है। दीज आर यहां से सबसे बड़े इनको ऑर्डर्स या प्रोजेक्ट्स बनते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो क्या बनाते हैं, कोर बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एआई एनालिटिक्स इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है। सो सिमिलरली दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज। अगर यही हम यूरोप में देखेंगे, यूरोप से अराउंड 11,130 करोड़ का बिजनेस किया, वहां पे भी दे आर टारगेटिंग बैंक्स। ठीक है। सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट आप बैंकिंग से रिलेटेड करना चाह रहे हो, ठीक है, विच इज एआई, हाउ एआई विल बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांजैक्शंस एंड एंश्योर फाइनेंशियल कंप्लायंस। ठीक है। सो it is a bigger thing which is required, which these organizations are implementing. तो अगर आपको इसका बेस नॉलेज होगा एंड यू गो एंड गेट टू वर्क इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर यू विल गेट एक्सेस टू मोर डेटा सेट्स एंड चैलेंजेस एंड यू कैन हेल्प देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है। तरुण एंड राखी, आई बिलीव माई पॉइंट इज क्लियर कि अब आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, अगर मैं एज ए जेनेआई इंजीनियर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल, इंटरनेशनली ये बिजनेस करती है। अगर इंडिया में अगर आप सिर्फ देखोगे तो टीसीएस इंडिया में सिर्फ 5,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का बिजनेस किया है। ठीक है। कैन यू सी दैट? यानी जो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस वॉट एवर इज हैपनिंग इंटरनेशनली। ओके, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर। सो अगर जैसे हम इंडिया का दिखाएं तो इंडिया में ये गवर्नमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए काम कर रहे हैं। और अराउंड 4,481 करोड़ का बिजनेस इन्होंने इस लास्ट क्वार्टर में 3 महीने में किया। ठीक है। क्वार्टर वन, Q1 में अराउंड 4,400 करोड़ का बिजनेस किया, 6.2%। सो अगर वैसे देखूं, मतलब ब्रॉड लेवल पे अगर मैं देखूं तो ब्रॉड लेवल पे मुझे दिख रहा है कि ठीक है, मतलब इंटरनेशनली द बिजनेस इज हैपनिंग। ठीक है। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज इन दीज सेक्टर्स। और जब आपके प्रोजेक्ट में आपका ये वाला रेज्यूमे रेज्यूमे में जब आपका क्या कहते हैं, व्हेन यू पुट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, सो दैट विल गिव यू मोर वेटेज जब आप आगे इंटरव्यूज के लिए अपेयर करोगे। ठीक है।
सो इस एंगल से भी हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी से आप देख पा रहे होगे इमेज को। ठीक है, सो दीज आर द सेक्टर्स। ये मैं इमेज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इससे आपको आइडिया रहेगा कि जब एक कंपनी 3 महीने में इतना बिजनेस करती है, ठीक है, और आगे एआई से रिलेटेड बिजनेस होने वाला है, तो क्या उनके कस्टमर्स हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मिडिल ईस्ट अफ्रीका में भी देखोगे तो भी बैंकिंग सबसे ऊपर है। ठीक है, लैटिन अमेरिका जहां पे वो 2% बिजनेस कर रहा है, वहां पे भी आप देखोगे बैंकिंग सबसे आगे है, मेजर इंडस्ट्रीज बैंकिंग। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, जो सेक्टर है दैट इज बैंकिंग, बैंकिंग एंड बीएफएसआई इंडस्ट्री। ठीक है, एशिया पैसिफिक में भी जहां 6,000 करोड़ का बिजनेस किया, वहां पे भी अराउंड बैंकिंग ही वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है। ठीक है, सो जब आप एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि मैं एआई को बैंक की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके कैसे उनके लिए एक फाइनेंशियल कंप्लायंस प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है, एआई का, तो वो आपके लिए बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज दे आर टारगेटिंग बैंक्स। ओके, बैंक्स आर देयर कस्टमर्स, उनके लिए वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो अगर आपको एक आइडिया होगा कि ठीक है मैंने कैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और मैं आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके लार्ज स्केल लेवल पे कैसे उस प्रोडक्ट को बिल्ड करूं, वो स्किल आपको गेन करनी है। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट which we will be implementing so that you will have this आइडिया। तो जो प्रोजेक्ट करने वाले हो अभी, ऑब्वियसली हम एक छोटे प्रोटोटाइप से शुरू कर रहे हैं, बट ऑब्जर्व करो कि जब वो पूरे वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट हो, या डिफरेंट बैंक्स एट डिफरेंट रीजन्स वो अगर उसे यूज करें, तो हाउ दैट प्रोडक्ट शुड बी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू विल गेन एज सुन एज यू प्रोग्रेस फर्दर। आई थिंक इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी कि जो हम एआई कंप्लायंस का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिमिलरली आप इस पोस्ट को जाके रिव्यू भी करना। ठीक है, इसके जो इनसाइट्स हैं उसको रिव्यू करना कि बीएफएसआई में क्या हो रहा है, एंड ठीक है, हाउ इट विल हेल्प कैंडिडेट्स get selected, so if you have relevant projects in your resume, obviously एक ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ में आता है कि ठीक है दिस कैंडिडेट नोज कि क्या बिल्ड करना है। ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, कंपनियां किस एरिया में प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रही हैं, और आपको भी उसका रेलेवेंट स्किल सेट होना चाहिए। ठीक है, नाउ सो आ जाते हैं हम। सो हमारे पास 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं, और हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करेंगे, वो है हमें बिजनेस एंड कंप्लायंस के लिए देखना है। ठीक है, क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ इट इज कंप्लायंट। फिर उसके बाद आईबीएम एएमएल डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं, तो क्या डेटा है और क्या उसके अंदर के फीचर्स हैं। ठीक है, वहां पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आईबीएम एएमएल डेटा सेट जो हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फॉर दिस लेयर। ठीक है, तो हम डेटा प्रोसेस करेंगे, डेटा की क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग, ये सारा काम हमें करना होता है। ठीक है, फीचर आइडेंटिफिकेशन कि कौन से फीचर्स एआई मॉडल को लर्न करने पड़ेंगे सो दैट वो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सके और रिस्की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, ये करने के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिस्क मॉडल्स बिल्ड करो। ठीक है, ये काम हमें करना है, हमें रिस्क मॉडल्स बनाने हैं। ठीक है, रिस्क मॉडल्स बनाने के साथ साथ आगे हम क्या करेंगे, हम एक जेनेआई का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जहां पे हमारे पास एक पॉलिसी बेस्ड रैग होगा और एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा। रैग का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, यानी जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, हम उन डॉक्यूमेंट्स में से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उन नॉलेज के बेसिस के ऊपर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाएंगे, एक एलएलएम इंप्लीमेंट करेंगे, जो रिस्क की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक बहुत ही बेटर एक्सप्लेनेबल तरीके से पॉलिसी के साथ मैच करके वो हमारे एस्केलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी कंप्लायंस ऑफिसर है उसे एस्केलेट कर देगा, और वो कंप्लायंस ऑफिसर बाद में उसको ह्यूमन रिव्यू करता रहेगा। ठीक है, अगर एक्चुअल फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है तो इससे सिस्टम और इंप्रूव होगा,
ठीक है। सो सिस्टम और इम्प्रूव होगा और उसकी रीट्रेनिंग होगी। रीट्रेनिंग होने के बाद में इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई रिस्की ट्रांजैक्शंस इन अ मच बेटर वे। ठीक है। सो फाइनली हम उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब है कि नाउ यू आर गिविंग दिस सोल्यूशन टू अ बैंक सिटिंग इन नॉर्थ अमेरिका, लेट्स से, और इन यूरोप, और इन लैटिन अमेरिका, और इन इंडिया, और इन एशिया पैसिफिक रीजन। ओके, सो दैट मीन्स प्रोडक्शन। ओके, बात समझ में आ गई? आई बिलीव ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है। नाउ सो वैसे एक चैटबॉट काइंड ऑफ सिस्टम ही हम बनाएंगे, बट इट विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू अ चैटबॉट सिस्टम। ठीक है। जो हमारा सिस्टम है वो एक कंट्रोल्ड कंप्लायंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ठीक है। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसके लिए होगा? जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं बैंक्स के, या जो एक्चुअल बैंक जैसे अमेरिका में है या यूरोप में जो बैंक है वहां पे जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। ठीक है। और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उन्हें हेल्प करेगा रिस्क प्रिडिक्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करेगा कि एक्सप्लेन्स वाई, कि क्यों एक ट्रांजैक्शन रिस्की है। ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब एएमएल मॉडल ने, जो आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, उसने मॉडल ने तो प्रिडिक्ट कर दिया कि ट्रांजैक्शन रिस्की है, बट कोई भी जजमेंट पास करने के लिए, पुलिस को भेजने के लिए, या उस कस्टमर के अकाउंट को फ्रीज करने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ये ट्रांजैक्शन रिस्की क्यों था। मतलब क्यों यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या हो सकती थी, हम उसे क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वहां पे हमारा एलएलएम काम करेगा। ठीक है। सिमिलरली हमें जो भी हमारी पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसी या आरबीआई की पॉलिसी, जो हमने अभी पीछे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, उस बेसिस में से हम पॉलिसी में से एक एविडेंस को साइट भी करेंगे कि देखो पॉलिसी में लिखा हुआ है और इस पॉलिसी को ये ट्रांजैक्शन वॉयलेट कर रही है। ठीक है। तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। क्लियर? तो एक तो डेटा सेट हो गया, डेटा सेट से हमने मॉडल लर्न कर लिया। अब जब ये मॉडल ट्रांजैक्शंस को रिस्की मार्क करेगा तो हमें एक एलएलएम चाहिए और एक पॉलिसी एविडेंस चाहिए जिसके बेसिस पे वो बता देगा कि देखो जी बैंक की ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी आपने वॉयलेट करी है, इस वजह से हम इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम एक यूजर को एक अलर्ट रेज कर दें। ठीक है। या हम एक एक्शन रिकमेंड कर दें कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, काइंडली विजिट द बैंक एंड गेट योर ऑर्डर क्लियर्ड या गेट योर ट्रांजैक्शन क्लियर्ड। ठीक है। या अगर कोई आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, या कोई बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम एक एक्शन में ऐसा उसको एक मेल रेज कर सकते हैं, मैसेज रेज कर सकते हैं, या एक नोटिफिकेशन रेज कर सकते हैं कि आप आइए और अपनी आइडेंटिटी गैप को क्लियर कीजिए, एंड इफ दैट गेट्स क्लियर्ड एंड इफ इट गेट्स वेरीफाइड तो हम आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस। ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। और हमें ये सारी स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप करके हमें इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। ठीक है। क्या बिजनेस प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन हमारे इकोनॉमिक कंज्यूमर्स होंगे, कंप्लायंस वर्कफ्लो कैसे काम करता है, क्या हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सक्सेस मेट्रिक्स होंगी, वो एक जेन एआई इंजीनियर को फेस वन में डिस्कवर करना पड़ता है। ठीक है। ये एक तरीके से बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, या बिजनेस प्रॉब्लम को समझना है, कस्टमर को समझना है, वर्कफ्लोज कैसे काम करेंगे, कंप्लायंस वर्कफ्लोज कैसे काम करते हैं एक्चुअल बैंक में। ठीक है। और आपका सिस्टम की सक्सेस मेट्रिक्स क्या होंगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट डिफाइन सक्सेस फॉर अवर प्रोजेक्ट। सो ये पूरा काम हमें करना पड़ेगा और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अभी हम डेटा प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे पास डेटा रिक्वायरमेंट्स और डेटा इंजीनियरिंग, ये हमें इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। तो डेटा रिक्वायरमेंट्स में तो अभी हमने, हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आईबीएम एएमएल ट्रांजैक्शंस डेटा सेट के साथ। ठीक है। दिस इज द डेटा सेट विच वी आर टेकिंग। तो अभी करेंटली हम इस स्टेज पे हैं। ठीक है। और इस स्टेज से अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टेज बाय स्टेज बढ़ते जाएंगे। ठीक है। सो हमें एक डेटा सेट मिल गया है और अब हम उसके ऊपर डेटा इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग परफॉर्म करने के बाद हम उसका चेक करेंगे कि हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द डेटा सेट बिफोर वी स्टार्ट ट्रेनिंग द मॉडल और एक्सट्रैक्टिंग
फीचर्स, ठीक है। कोई प्राइवेसी कंफ्लिक्ट्स तो नहीं है इन द डेटा सेट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। सो फॉर नेक्स्ट रेस्पेक्टिव डेज इस पूरे के पूरे जेनेआई सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हम डेटा रिक्वायरमेंट्स, डेटा इंजीनियरिंग, क्वालिटी एंड प्राइवेसी एंड फीचर इंजीनियरिंग, ये चार चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो टिपिकली मे बी इस वीक में या नेक्स्ट 4 5 6 सेशंस में हम डेटा को प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन करने के बाद फिर हम एक एआई मॉडल बनाएंगे जो हमारे लिए प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। ये एआई मॉडल क्या होगा? एक रूल इंजन हम बनाएंगे, ठीक है। वो रिस्क को क्लासिफाई करेगा, ठीक है, कि हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन रिस्की है। हम एक अनोमली मॉडल बनाएंगे जो कि रिस्की ट्रांजैक्शंस यानी अनोमलस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। हम उसके बेसिस पे थ्रेशोल्ड डिजाइन करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिस्की हो सकती हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन रिस्की हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या थ्रेशोल्ड होगा, तो यहां पे हमारा मशीन लर्निंग और प्रिडिक्शन का काम होगा, ठीक है। ये काम हमें करना है। तो ये पूरा काम हम अगर हम कोडिंग करते हैं तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, और अगर हम नॉन कोडर्स हैं तो हम डेटा साइंस स्टूडियो या इस तरीके से और भी लो कोड या नो कोड टूल्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कहानी शुरू होगी जनरेटिव एआई की, जहां पे हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि जो ट्रांजैक्शन सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहा है एज रिस्की, वो रिस्की है क्यों, ठीक है। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें समझाना है कि कौन सी पॉलिसी वायोलेट हो रही है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से और क्यों वो रिस्की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। उसमें से हम सिमेंटिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रिट्रीवल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके बाद में फिर हमारा एलएलएम एक्सप्लेन करेगा कि भाई जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे वो ट्रांजैक्शन क्यों हमारा एआई मॉडल मार्क कर रहा है एज रिस्की एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी इट इज बाईपासिंग ऑफ द बैंक, ठीक है। तो हर बैंक क्या करेगा, अपने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दे देगा सिस्टम को, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर रेस्पेक्टिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जहां पे भी कोई रिस्की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती है तो हम हमारा एलएलएम सिस्टम एक्सप्लेन कर देगा कंप्लायंस ऑफिसर को ये ट्रांजैक्शन क्यों रिस्की हो रही है, ठीक है, क्या कहां से कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसको पूरा क्लैरिटी से मैप दे देगा, उस बेसिस पे उसको जो भी नेक्स्ट एक्शन लेना है वो उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तरुण, समझ में आ रहा होगा? हाँ जी सर, हाँ। ठीक है। सो हम इसमें डेटा लेंगे, डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, उससे एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल से रिस्की ट्रांजैक्शंस डिटेक्शन करेंगे, फिर हम एक एलएलएम सेटअप करेंगे, एलएलएम हमें एक्सप्लेन करेगा कि क्यों वो मॉडल ट्रांजैक्शंस रिस्की हैं या कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, या कोई भी जो आरबीआई का पॉलिसी हम पीछे पढ़ रहे थे उसमें से कौन सी पॉलिसीज वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो क्लियर कट पॉलिसी वायलेशंस निकल के आ जाएंगी। इसके बाद में हमारे पास एक वेरिफिकेशन स्टेज होती है, ठीक है। यानी अब आपको वेरीफाई भी तो करना है कि एआई मॉडल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम वैलिडेशंस कैसे बनाते हैं, तो हम वैलिडेटर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम ह्यूमन रिव्यूज करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ठीक है एआई मॉडल सही प्रोडिक्शन कर रहा है, ठीक है। जहां गलत प्रोडिक्शन कर रहा होगा वो हम बता देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन चेक करके बता देगा कि नहीं ये एलएलएम मॉडल सही ट्रांजैक्शन प्रिडिक्ट कर रहा है या गलत प्रिडिक्शन कर रहा है। जहां जहां पे भी गलत है वो ह्यूमन रिव्यू करके हम उसको सिस्टम को ट्रेन करेंगे सो दैट सिस्टम अपने बायसेस को हटा सके और अपनी एक्यूरेसी को और अच्छे से बढ़ा सके, ठीक है। ये काम हमें करना होगा। फिर हम रिस्पॉन्सिबल एआई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो लॉग्स होंगे उन्हें ऑडिट करेंगे, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शनल लॉग्स हो रही हैं। और फाइनली लास्ट स्टेज आएगी जब आपके पास पूरा सिस्टम वैलिडेट होकर के एक बढ़िया मॉडल बन गया, ठीक है, हाईली एक्यूरेट मॉडल विच इज स्कोरिंग ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली एंड आइडेंटिफाइंग रिस्की ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली। उसके बाद हम ऑपरेशंस पे आते हैं, ठीक है। अब आपको इस मॉडल को कस्टमर के एंड पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वहां पे हम यूआई बनाएंगे, जैसे एपीआईज, डैशबोर्ड्स, वो हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे उसको हम, AWS, Azure,
गूगल क्लाउड, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एमएल ऑपरेशंस और एलएलएम ऑपरेशंस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कांस्टेंट फिर मॉनिटरिंग होती रहती है सिस्टम की, फीडबैक आता रहता है और उस बेसिस पे मॉडल रिट्रेन होता रहता है और कंटिन्यूअसली मॉडल इंप्रूव होता रहता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक पूरी एआई मॉडल को राइट फ्रॉम स्क्रैच एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंप्लीमेंटेशन करने के लिए दिस इज द मैप फॉर यू, ठीक है। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं जो एज अ जेन एआई इंजीनियर मैं किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। बट टिपिकली अभी हम इसको स्टेज बाय स्टेज एआई बैंकिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करें, ठीक है। सो दैट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये पता चल जाए कि एंटरप्राइज लेवल पे कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एआई यूज करके। और यही चीज हमें अपने इंटरव्यूज में एक्सप्लेन करनी है अपने इंटरव्यूअर को, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली आई डू। तो जैसे वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर रोल इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप इसको डिस्कवरी, प्रिपरेशन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, वेरिफिकेशन एंड ऑपरेशंस, इन पूरे 6 फेजेस से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कि मैंने डिस्कवरी में बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कवर की, इकोनॉमिक कस्टमर्स डिस्कवर किए, कंप्लायंस वर्कफ्लोज अंडरस्टैंड किए, क्या सक्सेस मेट्रिक्स होंगी वो किया। सिमिलरली ऑल अदर स्टेजेस, ठीक है। सो दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस और उसको भी लगेगा कि हाँ इसको पूरा मालूम है, एंड टू एंड ये मेरी कंपनी में काम करने के लिए फिट है, ठीक है। क्योंकि इसको क्या पता है, इसको एक फ्रेमवर्क पता है, कोई भी प्रॉब्लम हम इसको देंगे वो ये फ्रेमवर्क अप्लाई करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर और उसका एक बेहतरीन एआई सोल्यूशन बना करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर देगा। और ही कैन वर्क एट अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब जैसे अगर मैं एआई की बात करूं, टीसीएस की बात करूं, हो सकता है वहां पे 5,000 लोग हों जो इस पूरी एंड टू एंड आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप एक किसी स्पेसिफिक सेगमेंट पे काम करो। ये जितनी भी स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में से हो सकता है आप किसी एक स्टेज पे काम कर रहे हो जो भी आपकी हाईएस्ट स्किल हो सकती है। जैसे हो सकता है आप पॉलिसी इंजेक्शन में काम करो, या आप एम्बेडिंग्स में ही काम करो, या आप रैग्स बिल्ड करने में काम करो, ठीक है। कई बार क्या होता है, बेसिक मशीन लर्निंग लोगों को करनी आती है, बट वो आज की डेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो ये इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब द मेजर इंप्लीमेंटेशन इशू इज दिस, एआई का इंप्लीमेंटेशन, मतलब एलएलएम्स और उसके साथ इंटीग्रेशन, एजेंट बिल्डिंग। सो हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक लेयर के ऊपर काम करो, वही आपका काम है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए, ठीक है, कि पूरा राइट फ्रॉम द बिजनेस प्रॉब्लम, how will we use AI by what stages in order to solve their problem, and how it will be implemented in a business, ठीक है। And it is not limited only to TCS or Deloitte or anything. So this kind of framework you can use and deploy it to solve any kind of problem coming your way. ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे स्टेजेस के अंदर, बट इवेंचुअली ये एक मतलब एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो आप एंड टू एंड फॉलो करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो ये डायग्राम हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए और ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड रिफ्लेक्ट इन योर थॉट प्रोसेस, ये आपके लिए थिंकिंग है, ठीक है, कि कैसे मैं सोचता हूं और किस तरीके से मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम डेटा रिक्वायरमेंट्स पे थे, हमें डेटा की प्रोसेसिंग शुरू करनी है और हमने देख लिया कि हमारे पास 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि डेटा सेट के अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि ठीक है, व्हाट ऑल डिफरेंट कॉलम्स वी हैव करेंटली इन द डेटा सेट, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं कि क्या क्या कॉलम्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें ये चेक करना है अभी हम किस स्टेज पे हैं। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट की स्टेज बताऊं तो अभी हम डेटा रिक्वायरमेंट्स और डेटा इंजीनियरिंग और इस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं, यानी वी आर प्रिपेयरिंग द डेटा सेट, ठीक है। वी आर प्रिपेयरिंग द डेटा सेट, इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे पता है कि ये सारे कॉलम्स हैं, वी हैव टाइम स्टैम्प, वी हैव फ्रॉम बैंक अकाउंट, और अगर एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें देखनी है तो वी कैन कॉल हेड। ये क्या करेगा, टॉप
एन ट्रांजैक्शंस आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एन इक्वल टू 5 होता है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखनी है, जैसे टॉप 20 देखनी है, तो आप 20 डिफाइन कर लो, आपको वो टॉप 20 ट्रांजैक्शंस लिस्ट कर देगा। ठीक है। सो हमारे पास टाइम स्टैम्प है, कौन से बैंक से डेटा आ रहा है। ठीक है, अकाउंट किस अकाउंट से किस अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कौन सी रिसीविंग करेंसी है, कौन सी पेमेंट करेंसी है। मतलब एक है जिस ट्रांजैक्शन से मैं भेज रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने इंडिया से रुपी भेजा लेकिन यूएस में डॉलर में रिसीव हुआ, तो वो चेंज हो सकता है यहाँ पे कि पेमेंट रिसीविंग करेंसी कौन सी है और पेमेंट करेंसी कौन सी है जहां से हमने इनिशिएट किया था, ओरिजिनेट कर से। ठीक है, उसके बाद कितना अमाउंट है, पेमेंट का फॉर्मेट क्या है, और क्या ये ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं। ठीक है। सो अभी डेटा सेट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हैं करेंटली अभी इस डेटा सेट के अंदर। सो आई विल ओपन दिस कॉलम डेटा सेट के अंदर से। मैं इज लॉन्ड्रिंग, या वैसे भी डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ, डेटा सेट डॉट, सर्च कर लेते हैं इज लॉन्ड्रिंग, जो भी इसका कॉलम नेम है। या मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा ना कॉलम नेम पर यहाँ पे लिख के ही रख लेता हूँ। तो डेटा सेट डॉट कॉलम्स। सो व्हाट आई नीड इज, मैंने लिया डेटा सेट, डेटा सेट, और डेटा सेट के अंदर से मैं उठा रहा हूँ इज, LAUNDRING, इज लॉन्ड्रिंग। क्या ये ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन तो नहीं है? तो क्या क्या वैल्यूज हैं उसमें, 0 और 1। ठीक है, तो 0 रिप्रेजेंट्स कि वो नॉन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और 1 का मतलब है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। सो अगर हम इसमें चेक करें कि ओवरऑल, वैसे हमने डेटा सेट में ऑलरेडी देखा हुआ है कि अराउंड 5,000 के आसपास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। नाउ हम्म। सो अब हमें क्या करना है, I'm sorry, ठीक है। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टिल हियर, कि हमें पता है कि इसमें सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, अगर हम इसका सबसे पहले आप देखेंगे कि ये डेटा टाइप क्या है। बिफोर वी स्टार्ट प्रोसेसिंग दिस डेटा, सबसे पहले हम चेक करेंगे टाइप्स। ठीक है, डी टाइप्स। डी टाइप से आपको ये पता लग जाएगा कि टाइम स्टैम्प, मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन दिस यू नो डेटा सेट, जिसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ, तीन डेटा टाइप्स हैं अभी हमारे पास। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी मशीन लर्निंग प्रोसेसिंग करने के लिए हमें न्यूमेरिकल डेटा सेट चाहिए। ठीक है, जब न्यूमेरिकल डेटा सेट होता है हमारे पास, तो हम कोई भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई करके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। सो हमें मतलब ऑब्वियसली इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप है, कैसे हमें उसे कन्वर्ट करना है, वो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे वन बाय वन करके। ठीक है। नाउ सो कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारा भी हम एक बार पीछे पिछले सेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑन एक्सेल, मैंने आपको दिखाया भी था। एंड इनफैक्ट आपके पास जो आपको मैंने ट्रेलो बोर्ड शेयर किया है, ट्रेलो बोर्ड के अंदर मैंने आपको IBM ट्रांजैक्शंस डेटा सेट का एक लिंक शेयर किया था, अगर नहीं है तो मैं रीशेयर कर दूंगा। ठीक है, आई जस्ट रीशेयर द डेटा सेट। सो वहां से आप और भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंगली हम इसकी एनालिसिस के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमें करना क्या होता है, सो द ऑब्जेक्टिव इज कि हमें, जब हम डेटा सेट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, डेटा सेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्लीनिंग, सबसे पहले हम डेटा सेट की क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, वी मेक द डेटा सेट रेडी फॉर एनालिसिस। हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सो दैट ऑल वैल्यूज आर ऑफ सेम स्केल, और उसको हम प्रॉपरली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। और स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम उसके ऊपर मॉडलिंग करते हैं, यानी हम डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू चेक, इन ऑर्डर टू ट्रेन द मॉडल
विथ रेस्पेक्ट टू वॉट एवर डेटा इज गिवन टू अस। ठीक है, रिस्की ट्रांजैक्शंस को, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस प्रिडिक्ट करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, सो उसका एक फ्रेमवर्क है, नॉलेज डिस्कवरी मॉडल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, केडीडी प्रोसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एनालिटिक्स करने के लिए भी हमें, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, फिर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और फिर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो मैं आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट वी विल बी यूजिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। Okay, I'm just sharing the document with you. So this is the document which we will be using in our discussion. ठीक है, so there are certain stages of descriptive diagnostic and a knowledge discovery process. So this is what we will be implementing in our upcoming session, and इसके थ्रू हम data preparations करेंगे और model prediction के लिए ready करेंगे। ठीक है, I'll share the document with you in a while.